नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। आप होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। आज भाई दूज का त्यौहार था। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कल हम बात कर रहे थे मॉर्गेज के बारे में। कुछ मॉर्गेज के से रिलेटेड हमने बात किया था, प्लेज के बारे में, असाइनमेंट के बारे में और टाइप ऑफ मॉर्गेज के बारे में और हाइपोथिकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे इक्विटेबल मॉर्गेज के बारे में। इक्विटेबल मॉर्गेज जो सिंपली आपको जब भी आप लोन लेते हैं तो बैंकों द्वारा एक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस लोन के बारे में कि आपका लोन सैंक्शन कर लिया गया है और आप जो है टाइटल डीड देने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता है। फिर वो टाइटल डीड आप उनको जमा करते हैं बैंक में। टाइटल डीड हुआ होता है जो आपकी ज़मीन या मकान की रजिस्ट्री की जो पेपर होती है, जिसका ऑनरशिप राइट आपके पास होता है, जो आप रजिस्ट्री ऑफिस से प्राप्त करते हैं, उनको टाइटल डीड हो जाता है। टाइटल मतलब ऑनर, आप उनके मालिक हैं, आपके नाम से है। जो भी बंदा मॉर्गेजर है टाइटल डीड उनके नाम से होगा और बैंक्स में वो टाइटल डीड को डिपॉजिट करेंगे। फिर बैंक को डिपॉजिट जो जिस डेट पर डिपॉजिट हुआ है वो उसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा कंफर्म करेंगे। अब होता है टाइटल डीड डिपॉजिट कहाँ करना है। टाइटल डीड डिपॉजिट करने का एक नोटिफाइड प्लेस होता है। जैसे हमारा 4 मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई मेट्रोज़ के अलावा जो भी नोटिफाइड प्लेस है, ये नोटिफाइड प्लेस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। और आप कहीं भी इंडिया के अंदर और कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर सिचुएटेड हो सकती है और कहीं भी नोटिफाइड प्लेस पे इस टाइटल डीड को आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब कंसर्न इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी कंसर्न इंस्टीट्यूशन है और वहाँ का नोटिफाइड प्लेस है तो आप वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। बाकी बैंक का इंटरनल प्रोसेस है, अपना जो भी उनकी कार्यवाही है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सबसे पहले ध्यान रखने की इक्विटेबल मॉर्गेज में और टाइटल डीड सिंपली डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड से मॉर्गेज क्रिएट होता है और जो भी उस नोटिफाइड प्लेस या जो भी स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है उसके हिसाब से उनकी स्टाम्प ड्यूटी हमें जमा करना होता है। फिर हम उस टाइटल डीड को केवल नोटिफाइड प्लेस पे ही जमा करेंगे जहां वो जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर्ड हो। और कुछ सर्कमस्टेंसेज में ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रेजेंस में आप घर पे भी टाइटल डीड बैंक के फेवर में डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो मॉर्गेज की कंडीशन होती है, जो मॉर्गेज की डॉक्यूमेंट होती है, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। जो भी मॉर्गेजर है, मॉर्गेजर क्या होता है, लोन लेने वाला भी हो सकता है और गारंटर भी हो सकता है। जो उन्होंने गारंटी ली है कि हम अपनी प्रॉपर्टी आपके लोन में बंधक देंगे तो वो भी हो सकते हैं। तो जो मॉर्गेजर है या मॉर्गेजर का कोई ऑथराइज एजेंट है, दोनों में से कोई भी टाइटल डीड को पार्टिकुलर बैंक्स में नोटिफाइड प्लेस पे डिलीवर कर सकते हैं। और इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी पे करना मैंडेटरीली है। अब जो भी इक्विटेबल मॉर्गेज होता है और रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस की कंपनी में डिपॉजिट्स रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे हमने देख रहे थे कि चार्ज के केस में रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के ऑफिस में हमें रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तो इसमें इक्विटेबल मॉर्गेज में ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि पार्टी वही लिमिटेड कंपनी है तो उस केस में रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के ऑफिस में रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है इन द केस ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज। दूसरा होती है ये सरसाई, जहाँ पे सेंट्रलाइज पूल है, जो भी चार्ज क्रिएटेड प्रॉपर्टीज़ है या जिस पे भी बैंक का चार्ज क्रिएट होता है, तो सरसाई पोर्टल पर 30 डेज के अंदर इनके डिटेल्स को, जो भी इक्विटेबल मॉर्गेज की डिटेल्स को रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है। अब टाइटल डीड कई प्रकार के होता है। एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, एग्रीमेंट टू सेल होता है, वो टाइटल डीड काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं। जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, इसलिए एग्रीमेंट ऑफ सेल जो है टाइटल डीड के लिए काउंट नहीं होता। आप देखते हैं टाइटल डीड कौन कौन सा होता है। जैसे आपका टाइटल डीड हो गया, रजिस्ट्री की कॉपी हो गई, लीज डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, सेल डीड हो गया, गिफ्ट डीड, लीज डीड, असाइनमेंट ऑफ डीड,
मतलब जो भी है एक्सेप्ट एग्रीमेंट टू सेल छोड़ के जो भी है सारे टाइटल डीड में काउंट किया जाता है। कुछ केस में यदि वो टाइटल डीड डिस्ट्रॉय हो गया है या नहीं मिल रहा है या लॉस हो गया है तो उनको सफिशिएंट प्रूफ देने पे सम बैंक्स, वो बैंक्स के जुरिडिक्शन पे डिपेंड करता है, बैंक्स उनको सर्टिफाइड कॉपी के आधार पे मॉर्गेज के लिए ऑफर कर सकते हैं। जैसे कि जो भी सर्टिफाइड कॉपी हो, पार्टिकुलर जहाँ रजिस्ट्री होती है उनकी रजिस्ट्रार्ड ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी निकल जाती है। उनके आधार पे आपको जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, उनका जो भी टाइटल डीज बोरोवर के इंटेंशन से बैंक को डिपॉजिट होता है, उनको एक टाइटल डीज रजिस्टर्स पार्टिकुलर बैंक के अंदर होता है। उनके सारे फैक्ट बैंक ऑफिशियल के विटनेस के तहत उनको रिकॉर्ड्स किया जाता है। यदि प्रॉपर्टी कैंटोनमेंट एरिया में है, कोई सेना वाला के अधिकार क्षेत्र में है, तो उस एरिया का जब तक कैंटोनमेंट अथॉरिटी से क्लियरेंस नहीं मिलते हैं तब भी वो इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए वो प्रॉपर्टी एलिजिबल्स नहीं होता है। यदि हम लोन कर दिया और बैंक को टाइटल डीड देने में डिले हो रहा है या डिपॉजिट में, तो उस केस में अदर बैंक द्वारा में भी फाइनेंस किया जा सकता है, जिस पे बैंक को प्रायोरिटी ऑफ चार्ज की राइट ख़त्म हो जाएगी। अतः जब भी लोन है डिफाइंड, जब भी हम बोरोवर्स को लोन देते हैं तो एक डिफाइंड पीरियड के तहत इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट कर लेना होता है। लीगल ऑडिट ऑफ सर्च, बैंकों द्वारा क्या होता है, मॉर्गेज करने के बाद में उसकी रीवेरिफिकेशन ऑफ टाइटल डीड जनरली बड़े अकाउंट्स में किया जाता है। जहाँ भी लोन 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ या उससे ऊपर है, तो वहाँ पे लीगल ऑडिट फ्रीक्वेंट इंटरवल पे वो बैंकों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये आरबीआई की जो एक्सपोजर लिमिट है 5 करोड़ एंड अबव पे है, लागू होता है बैंकों के अधिकार क्षेत्र में कि कितना दिन पे करवाना है। जब तक वो लोन रिपेड नहीं होता, वो कभी भी किसी पीरियड के बीच में लीगल ऑडिट बैंकों द्वारा किया जा सकता है, और लीगल ऑडिट किया जाना मैंडेटरी है इन केस ऑफ 5 करोड़ एंड अबव के केस में। अब दूसरी आती है लीगल ओपिनियन की। जब हम बिफोर मॉर्गेज कोई भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं तो उससे पहले उनमें 12 साल का सर्च रिपोर्ट, जो कि ये प्रॉपर्टी कहीं बंधक तो नहीं है, कुछ ऑल चार्ज से फ्री है कि नहीं है, ये हम रजिस्ट्रार्ड ऑफिस में इनको जो भी इनके लीगल एडवाइज़र होते हैं बैंक को, वो सर्च करते हैं, पता करते हैं और एक रिपोर्ट्स देते हैं कि प्रॉपर्टीज़ फ्री ऑफ चार्जेज है, बैंक कैन मॉर्गेज नाउ। तो ये हम रिपोर्ट्स लेते हैं जो मिनिमम 12 ईयर का, लास्ट 12 ईयर की जो ट्रांजैक्शन है उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स दी जाती है। प्रॉपर्टी कहाँ से आई, किसने कहाँ किसको रजिस्ट्री किया, ये 12 साल का रिकॉर्ड्स एटलीस्ट बैंकों द्वारा डिजायर्ड होता है और लेना मैंडेटरी किया गया है, और इनको मॉर्गेज से पहले लेते हैं। अब जो प्रायोरिटी जॉब चार्जेज होता है, आप कई तरह के सस्पिशियस पर्सन्स भी होते हैं जो मार्केट में है, आप अच्छी वाली जानते हैं, जो गलत तरीक़ों को ऑप्ट करते हैं। सपोज एक ही प्रॉपर्टी को कई बैंकों में लोग चालाकी से उसको बंधक रख दिया, तो किस बैंक की राइट पहले आएगी। सपोज कोई बंदा लोन लिया 11 जनवरी 2021 को, और उन्होंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की ऑफ़र करी, पहला जो बैंक है उसमें 15 जनवरी 2021 को, और बीच में क्या किया, 12 जनवरी 2021 को कोई और बैंक में प्रॉपर्टी बंधक उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। तो जिस बैंक में उन्होंने चार्ज पहले क्रिएट किया, जिस बैंक द्वारा पहले चार्ज क्रिएट किया गया, जैसे सेकेंड बैंक में उन्होंने पहले रखा तो उसकी राइट पहले बनती है। जिस बैंक में मॉर्गेज पहले क्रिएट किया गया उस बैंक की राइट उस प्रॉपर्टी पे पहला बनता है, और उसी के हिसाब से उस प्रॉपर्टी पे आगे फ्यूचर में एक्शंस होंगी, और उसी बैंक के राइट जो भी राइट बनेंगे वो बैंक अपने हिसाब से जो भी उनकी प्रक्रिया है वो पूरा करेंगे। अब मॉर्गेज के बाद लोन भी रिपेमेंट्स हो गया, तो प्रॉपर्टी वापस मॉर्गेजर को करनी है, जिसको हम राइट ऑफ रिडेम्पशन बोलते हैं। जब भी जो भी बोरोवर है, जो भी ऋणी है, टाइम से रिपे कर दिया, तो उस प्रॉपर्टी को बैंक को टाइमली दायित्व बनती है कि उनको वापस कर दें। इनको राइट ऑफ रिडेम्पशन बोलते हैं। राइट ऑफ फोरक्लोजर, राइट ऑफ फोरक्लोजर ये होता है कि जिसमें यदि वो
रिपेमेंट्स नहीं किया, कोई कंडीशन लगा हुआ है मॉर्गेज में, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है या कंडीशंस लगा हुआ है, उस केस में वो मॉर्गेजर को प्रॉपर्टी वापस नहीं आएगी, जबकि बैंक्स अपने हित के लिए या अपने लोन को एडजस्टमेंट के लिए उस प्रॉपर्टीज को जो भी कंडीशन लगा था उसके आधार पर एडजस्टमेंट करेगा। इसको राइट ऑफ फोरक्लोजर्स बोलते हैं, जो बैंकों द्वारा किया जाता है और उसमें मॉर्गेजर को डिवार किया जाता है कि प्रॉपर्टी बैक नहीं लेंगे। अब हम कुछ बात करेंगे, कुछ सिक्योरिटी रिसिप्ट है इंडिया में जिसके अगेंस्ट में भी हम फाइनेंस करते हैं। कुछ कॉमन सिक्योरिटी रिसिप्ट्स है जैसे ट्रस्ट रिसिप्ट्स है, LIC की पॉलिसीज है, शेयर है, डिवेंचर है, कुछ बिल्स है जिसके तहत बैंक्स अगेंस्ट बैंक फाइनेंस करती है। तो हम आइए वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसीज़। यदि आप LIC पॉलिसी रखते हैं और LIC पॉलिसी आपके पास में है तो उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। बैंक्स को भी बहुत आसान होता है LIC पॉलिसीज़ के अगेंस्ट लोन करने में कि जहाँ भी इजीली असाइंड होता है, मतलब असाइनमेंट टाइप ऑफ जो हमने बात करी थी, वो बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट हो जाता है और बैंक के परमिशंस के बिना उस पॉलिसीज़ पे कोई भी मूवमेंट्स या ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। जब भी वो मैच्योर्ड होंगे या बैंक्स के इंस्ट्रक्शन पे उस पॉलिसी को रिलीज़ किया जाएगा, या यदि टाइम से रिलीज नहीं होता है तो बैंक्स का जब अमाउंट मैच्योर होगा तो पॉलिसीज़ की जो वैल्यू है डायरेक्ट बैंक के अगेंस्ट में लोन के एडजस्टमेंट के लिए आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले जो LIC पॉलिसीज़ है वो 3 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि जिस वैल्यू पे फाइनेंस करते हैं LIC पॉलिसीज़ के उसको हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं। तो सरेंडर वैल्यू ये होता है जो LIC द्वारा अमाउंट जो हितग्राही हैं उनको पेबल होता है। मतलब जो भी LIC होल्डर है, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के होल्डर हैं, उनको उस डेट में, जिस डेट में हम सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 3 साल के बाद, तो कितना अमाउंट कंपनी द्वारा दिया जाना है उसको सरेंडर वैल्यू कहते हैं। और वही अमाउंट पे बैंक्स कुछ मार्जिन छोड़ के उनको उस अमाउंट पे का लिमिट बना के उनको लोन किया जाता है। जैसे प्रेफरेबली कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके पॉलिसी के अगेंस्ट में भी बैंक लोन देती है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। उसमें एक इंडोनमेंट पॉलिसी होता है। इंडोनमेंट पॉलिसी होता है जो फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के बाद उनको पेमेंट होता है या डेथ के बाद पेमेंट होता है, जो भी पहले हो उस पॉलिसीज़ को बैंक प्रेफर करता है इंडोनमेंट पॉलिसीज़ की। कुछ पॉलिसीज़ है जिसके अगेंस्ट बैंक लोन नहीं देता है, जैसे होल लाइफ पॉलिसीज़ है, या एक पॉलिसी जो चिल्ड्रेन या मैरिज एक्ट के तहत इशू करी गई है, तो इस पॉलिसी के अगेंस्ट बैंक लोन नहीं देती है। अब इसमें देखने वाली बात है कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो उस डेट में वैलिड होना चाहिए, इन्फोर्स होना चाहिए। ये सारा जब सरेंडर वैल्यू हम LIC कंपनी से या उसके ऑफिस से प्राप्त करते हैं, ये डायरेक्ट बैंक और उस इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। केवल कस्टमर द्वारा बैंक्स को पॉलिसीज़ की कॉपी प्रोवाइड की जाती है और बाकी इनकी सरेंडर वैल्यू वगैरह बैंक्स अपना इंटरनल प्रोसीजर से कलेक्ट करते हैं या रीचेक करते हैं। तो ये वैलिड होना चाहिए, उस डेट में जो भी है इन्फोर्स होना चाहिए। इनकी चार्ज जो क्रिएट होती है असाइनमेंट के तहत चार्ज क्रिएट होता है। दूसरा है तो हम जिस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन कर रहे हैं वो पॉलिसी किसी और जगह बंधक नहीं हो या असाइन नहीं किया गया हो। तीसरा होती है LIC पॉलिसीज़ में कोई नॉमिनी होता है, लेकिन उस नॉमिनी का कोई रोल नहीं होता है एट द टाइम ऑफ जब भी वो LIC होल्डर लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो नॉमिनी का उस केस में नॉमिनी का कोई रोल नहीं। जब भी उस पॉलिसीज़ को हम बैंक में बंधक रखते हैं तो नॉमिनी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। जब लोन के एडजस्टमेंट के बाद पॉलिसी अगेंस्ट जो भी LIC पॉलिसी होल्डर है उनको वापस होता है, तो उस केस में उनको दोबारा फ्रेश नॉमिनी कराने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वो नॉमिनी ऑलरेडी, जो भी पहला नॉमिनी था ऑलरेडी कैंसल्ड हो गया है। अब ट्रस्ट रिसिप्ट, बोरोवर द्वारा ट्रस्ट रिसिप्ट, जो भी ट्रस्टी है, जो भी उनके गुड्स या सेल प्रोसीड का रिसिप्ट है, जो भी उनके कुछ रिसिप्ट आने इन फ्यूचर्स में, उनके अगेंस्ट भी फाइनेंस होता है। ये अंडरटेकिंग्स जो भी ट्रस्ट रिसिप्ट होल्डर्स है, जो भी ट्रस्टी है, उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है अंडरटेकिंग की जो भी उनका सेल और प्रोसीड्स रिसिप्ट होगा एज ए ट्रस्टी, वो बैंकों को रिपेमेंट्स करने के लिए यूज किया जाएगा और उनका रिसीवेबल के अगेंस्ट जो भी ट्रस्ट रिसिप्ट इशू करेंगे उनके अगेंस्ट बैंक फाइनेंस करती है।
अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड, कुछ रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट ऑफ बिल होता है। जैसे रेलवे की पूरी रैक आती है, उसके जब माल जब एडवांस में वहाँ पे लोड होता है तो उसके अगेंस्ट एक रिसिप्ट जारी किया जाता है, उनको हम रेलवे रिसिप्ट बोलते हैं। और जब वहाँ से माल चली और रिसिप्ट जारी हो गया, जब तक माल डिलीवर हो गया तब बैंकों द्वारा उसके अगेंस्ट में फाइनेंस किया जाता है। और रिसिप्ट के अगेंस्ट में जितना माल उस पर लोड हुआ, कितना सामान उस पर लोड हुआ, उसके अगेंस्ट में बैंक को द्वारा फाइनेंस की जाती है। जब तक डिलीवरी होती है बैंक्स उनको, जो भी सप्लायर है उनको पेमेंट डायरेक्टली करती है उस बिल्स के अगेंस्ट में। इनके अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग नियम है। इसके एयरवेज बिल भी होता है, एयर कंसाइनमेंट होता है, जो भी कंसाइनमेंट है, तरह तरह के बिल्स इशू किए जाते हैं। मेनली रेलवे और एयरवेज बिल्स को हम फाइनेंस में यूज करते हैं। और इसके अगेंस्ट में जो भी कंसाइनमेंट वहाँ से मिला है और उसके अगेंस्ट जो रिसिप्ट हुई है, जो भी परचेजर है, जो भी सप्लायर है, उसके बिल्स के अगेंस्ट में परचेजर अपना लोन लेता है और सप्लायर को डायरेक्ट पेमेंट होती है और बिल वहाँ से माल रिलीज हो जाता है, जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स के नाम से जानते हैं। अब तीसरा देखेंगे एडवांस अगेंस्ट शेयर। अब जो भी शेयर होल्डर है वो अपने शेयर के अगेंस्ट में दोनों फॉर्म, फिजिकल फॉर्म या डीमेट फॉर्म्स में, जिसको डिजिटल फॉर्म्स में हम डीमेटेरियलाइज फॉर्म बोलते हैं, दोनों फॉर्म में लोन ले सकते हैं। लेकिन बैंकों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है इसमें। जो भी एज पर सेक्शन 19(2) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोई भी बैंक किसी भी कंपनी का 30% से ज़्यादा शेयर बंधक नहीं रह सकता है। वो अपने पेडअप कैपिटल का या इट्स जो कंपनी का ऑन पेडअप कैपिटल है उसके 30% से ज़्यादा शेयर किसी भी कंपनी या किसी भी एंटिटीज़ का वो बंधक नहीं रख सकते। दूसरा सेक्शन है 21A और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने शेयर के अगेंस्ट में फाइनेंस नहीं करेगी। कोई पार्टली पेड शेयर है तो उस केस में बैंक्स फाइनेंस नहीं करेगी। पार्टली पेड शेयर में बैंक्स फाइनेंस कभी नहीं करती। अब जो लिमिट है, जो फिजिकल फॉर्म में हम फाइनेंस करते हैं वहाँ मैक्सिमम 10 लाख तक बैंक्स लोन देती है एक व्यक्ति को। और यदि वो डिजिटल फॉर्म है, डीमेट फॉर्म है, वहाँ 20 लाख तक लोन देती है बैंक। फिर मार्जिन, सपोज आपका 100 रुपये का शेयर बॉन्ड्स है तो उसके अगेंस्ट में आपको 50% मार्जिन, मतलब 50 रुपीज़ ही लोन मिलेगा, 50% लोन मिलेगा। यदि वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म है तो वहाँ आपको 25% मार्जिन, मतलब 75% लोन मिल जाएगा। तो मैक्सिमम लोन है फिजिकल फॉर्म में 10 लाख, डीमेट फॉर्म में 20 लाख, मार्जिन है फिजिकल फॉर्म में 50% और डीमेट फॉर्म में 25%। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जिस डेट पर हम एडवांस कर रहे हैं उस डेट की जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है, हर एक डेट अलग अलग डिसाइड होता है। तो जिस डेट पे हम सिक्योरिटी रख रहे हैं तो उस डेट की जो वैल्यू है उसी डेट की वैल्यू हम काउंट करेंगे। यदि किसी कंपनी का एम्प्लॉय है और उसी कंपनी का शेयर परचेज कर रहा है तो उस केस में 90% लोन वो मिल सकता है उस एम्प्लॉय को। यदि कोई स्टॉक ब्रोकर है, आप देखते होंगे जब भी आप डीमेट अकाउंट्स लॉगिन करते होंगे या डीमेट्स में आप शेयर मार्केट्स में अप टू डेट होते होंगे तो उसमें तरह तरह के आपको ऑफर्स आते हैं कि आपको हम जो सिक्योरिटीज़, जो स्टॉक इन ट्रेड है, जिसको हम खरीद बिक्री पे रखे हुए हैं, स्टॉक मतलब प्रोसेस में सेल परचेज कर रहे हैं, जो स्टॉक इन ट्रेड है उसके अगेंस्ट में आपको जो शेयर ब्रोकर, आप ही के बिहाफ पे शेयर ब्रोकर को कुछ एडवांस ले सकते हैं, जो कि लिमिट है। यदि वह शेयर है तो 10 लाख तक मैक्सिमम है, यदि वो डिवेंचर है तो 20 लाख तक। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मार्जिन की। मिनिमम 50% मार्जिन मेंटेन करना होता है, जिस आउट ऑफ 50% मार्जिन 25% मार्जिन कैश मार्जिन होना चाहिए। तो जब भी स्टॉक ब्रोकर को हम फाइनेंस करेंगे, आपके बिहाफ पे जो स्टॉक इन ट्रेड है उसमें 10 लाख अगेंस्ट शेयर और 20 लाख अगेंस्ट डिवेंचर हम फाइनेंस करेंगे और मार्जिन मिनिमम 50% होगा, जिसमें 25% मिनिमम कैश मार्जिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ देने के लिए। ऐसे ही आपसे फिर कल रूबरू होंगे। थैंक यू। फिर भी कोई आपको सजेशन हो, कोई हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, आप लाइक करें और हमें आगे आप फीडबैक भी दे सकते हैं जो हम आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये सारे डिक्लेरेशन RBI से रिलेटेड है, ना कि किसी बैंक से। थैंक यू सो मच।